हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी साधना अर्जुन। और आज हम कोई ऐसा टॉपिक नहीं लेके आए हैं, या आज हम ऐसा कोई टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे हैं जो कि केवल लॉ स्टूडेंट्स के लिए हो। क्योंकि लॉ स्टूडेंट्स के लिए आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हम लोग का चल रहा है, जिसमें फंडामेंटल राइट देख रहे हैं। आर्टिकल 12, 13, 14, 15 एंड 16 हमारा जो है वो कवर हो चुका है। आर्टिकल 14 हमने राइट टू इक्वलिटी की बात करता था। 15 और 16 कुछ एक्सेप्शंस की बात करता था, जिसमें हमने देखा कि 15 और 16 में रिजर्वेशन दिया गया बैकवर्ड क्लास को, 15 में दिया गया एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, और 16 में दिया गया पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये चीज हम लोग अपने पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज हम जिस पॉइंट पे डिस्कस करने जा रहे हैं तो ये केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि इंडिया के हर नागरिक के लिए है। क्योंकि हर नागरिक जो है वो इससे सीधे सीधे इफेक्टिव होता है। आज का हमारा डिस्कशन है आरक्षण क्यों पे, कि आरक्षण जो दिया गया क्यों दिया गया, क्या सही दिया गया, या उस समय सही दिया गया, आज देना सही नहीं है, करंट पोजीशन क्या है। वैसे तो हम कई चीजें डिस्कस कर चुके हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है इसका, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि ये दिया गया है तो क्यों दिया गया है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं। देखिए, आज के टॉपिक पे बात करने से पहले कुछ चीजें आपको माननी पड़ेंगी, या आप कह सकते हैं कि ये हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि उसको मानेंगे तभी इस लेक्चर भी नहीं कह सकते, इस डिस्कशन का कोई बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि आप भी समझते हैं कि बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। क्योंकि देखिए, एक्चुअली में अगर देखा जाए तो कोई भी आप टॉपिक ले लीजिए, कोई भी इशू ले लीजिए, कोई भी डिस्प्यूटेड पॉइंट ले लीजिए, कंट्रोवर्शियल पॉइंट ले लीजिए, वहां पे कहीं ना कहीं कुछ लोग आपसे हो सकता है एग्री भी कर जाएं, या आप कोई बात कहते हैं कुछ लोग आपको बिल्कुल ना माने। वजह क्यों है उसकी? ऐसा होता है कि बाकी जितने भी डिस्प्यूट हैं, जितने भी जो कंट्रोवर्सी है किसी चीज को लेके, उसमें डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता है पर्सन के ऊपर। आरक्षण एक ऐसी चीज है जिसमें फंडामेंटल रिक्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है लोगों की। क्योंकि आरक्षण अगर किसी को मिला है जैसे, तो उसको क्या मिला है? आरक्षण से मिलता क्या है? आरक्षण से मिलता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन, आरक्षण से मिलता है गवर्नमेंट जॉब। और गवर्नमेंट जॉब कितना कीमती है इसका आइडिया आप केवल इससे लगा लीजिए कि जैसे अगर किसी ने पूछा किसी से कि आप क्या कर रहे हो, तो फॉर एग्जाम्पल उसने कह दिया भाई हम जो है वो टीचर हैं, पढ़ाते हैं। तो अगला क्वेश्चन तुरंत आएगा, क्या गवर्नमेंट टीचर हैं? और उसने अगर कह दिया नहीं नहीं नहीं, प्राइवेट टीचर हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर आपने कह दिया गवर्नमेंट टीचर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आप कैसा पढ़ाते हैं, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, ये सब खत्म हो जाती है, और चीज ये रह जाती है कि केवल आप गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। यहां तक की होता है कि कुछ लोगों को अगर अपनी लड़की की शादी करनी है तो उनकी डिमांड केवल एक ही होती है कि लड़का गवर्नमेंट में जॉब करता हो। बस लड़का कैसा है कैसा नहीं है, अच्छाइयां कितनी है बुराइयां कितनी, ये सब बात की बात है। उनकी एक कंडीशन है ही कि वो गवर्नमेंट जॉब में होगा, तभी हम शादी करेंगे अपनी लड़की की, या उसी से शादी करेंगे जो गवर्नमेंट जॉब में हो। तो अगर इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जिससे पूरी लाइफ आपकी जो है वो चलनी है, मैरिज भी आपकी उसी पे डिपेंड करेगा कि अच्छी होगी या नहीं होगी, तो इस चीज का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। बढ़ इसलिए भी जाता है क्योंकि जैसे हम एक एग्जाम्पल ले, मान लीजिए हमने कहा कि सभी मुस्लिम्स जो हैं वो सही नहीं होते हैं। तुरंत चार बंदे कह सकते हैं कि कैसे आप कह सकते हो? अशफाक उल्ला खां एक मुस्लिम है, कलाम साहब एक मुस्लिम है, और हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, आप बताइए उनमें ऐसी क्या कमी है? तो कई लोग आपसे मिल जाएंगे कि जो ये कह देंगे कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है। बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि सभी मुस्लिम्स सही हैं या नहीं, सभी हिंदू सही हैं या नहीं, ये फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स किसी की डिसाइड नहीं करता है। हाँ, एक कंट्रोवर्सी हो सकती है, लोग अपना कह सकते हैं। आरक्षण एक ऐसी चीज है जो सीधे सीधे फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स आती है। क्यों? आरक्षण आप दे रहे हो तो इसमें दो लोग होंगे, एक वो जिनको आरक्षण मिल रहा है, एक वो जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा है।
अब दो ही बातें हो सकती हैं, या तो ये कहा जाए कि आरक्षण देना सही है, या ये कहा जाए कि आरक्षण देना गलत है। जैसे ही आपने कहा कि आरक्षण देना सही है, जिनको नहीं मिल रहा है उनकी तलवारें खिंच जाएंगी, तुरंत वो स्टार्ट कर देंगे आपके ऊपर कि भाई हमारा हक जो है वो दूसरे को दिया जा रहा है, आप कैसे कह सकते हैं आरक्षण देना सही है। जैसे ही आपने कहा कि नहीं आरक्षण देना गलत है, तो तुरंत जिनको आरक्षण मिल रहा है अब वो कहेंगे कि हमें कितना इनजस्टिस हुआ है हमारे साथ, अब मेन स्ट्रीम में आने का हमको मौका मिल रहा है, तो आप कह रहे हो कि जो ये आरक्षण देना सही नहीं है। मतलब आप दोनों में से कोई भी बात कहिए, एक ग्रुप जो है वो आपका अपोज करेगा ही करेगा। मुद्दा जुड़ा हुआ है डायरेक्ट रिक्वायरमेंट से, पूरी लाइफ की नीड से। फिर भी हम डिस्कस करते हैं। लास्ट में हमने अभी तक इस मामले को जितना समझा है, जरूरी नहीं है कि आप उससे एग्री करें। अगर आप उससे एग्री नहीं करते हैं तो आप लॉजिक के साथ हमें बताइए, हम उसको एड ऑन करेंगे। अब हम बात करते हैं आरक्षण दिया क्यों गया, क्या वजह थी। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें, पहले अपने हर लेक्चर में जिन बच्चों ने देखा है क्लास में, या जो आपने यूट्यूब पे देखा है आर्टिकल 14, 15, 16, तो हमेशा हम लोगों ने डिस्कस किया है कि देखिए आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात करता था। दो टर्म उसमें यूज किए गए, एक इक्वालिटी बिफोर द लॉ, एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ठीक, इक्वालिटी बिफोर द लॉ जो है ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट था, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये पॉजिटिव है। ये सब एक जनरल चीजें थी जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं ऐसे, जो कि हम हमेशा क्लास में लेते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है जिसके दो बच्चे हैं, और उस पर्सन की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ऐसी है कि वो केवल 2 गिलास दूध ही अफोर्ड कर सकता है एक दिन में। तो दोनों बच्चों को एक एक गिलास दूध अपने वो पिलाता है। लेकिन एक बच्चा उसका बहुत बीमार हो जाता है। अब बहुत बीमार हो गया तो बहुत कमजोर हो गया। अब कमजोर हो गया तो इसको एक्स्ट्रा दूध की जरूरत है। अगर इसको एक्स्ट्रा दूध मिलेगा तो इसकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। और दूसरा बच्चा बिल्कुल हेल्दी है। तो अगर हम इक्वलिटी बिफोर द लॉ की बात करें, इक्वलिटी की बात करें, तो इक्वलिटी ये कहता है कि इन दोनों ही बच्चों को बराबर बराबर दूध मिलना चाहिए। ये इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्या ये जस्टिस है? अगर आपके घर में ऐसा हो रहा है तो क्या ये न्याय होगा? तो न्याय क्या होगा? न्याय की मांग तो ये कहती है कि जो बच्चा आपका बहुत ज्यादा कमजोर है उसको आप दोनों गिलास दूध दे दो, और जो हेल्दी है उसका दूध उस समय बंद कर दो आप। ये जस्टिस है। ये होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, या ये होता है अफर्मेटिव एक्शन। क्या आपने अफर्मेटिव एक्शन किया, या आप कह सकते हो कि ये है तो डिस्क्रिमिनेशन ही, लेकिन ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन भी दो तरीके का होता है। एक होता है किसी को एक्सप्लॉयटेशन के लिए, आप किसी को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। एक होता है कि किसी को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए भी डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ता है। सॉरी। क्योंकि अगर दोनों ग्लास दूध आप एक कमजोर बच्चे को देंगे तो दूसरा तो यही कहेगा कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ इक्वलिटी नहीं की जा रही है, मेरे आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है। लेकिन क्या एक ही कमजोर बच्चे को दोनों ग्लास दूध देना गलत है, न्यायपूर्ण नहीं है? तो अगर आप प्रूडेंट पर्सन हो, आपके घर में ऐसा है, तो आप बिल्कुल यही कहेंगे कि हाँ ये तो न्यायपूर्ण है, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। लेकिन अगर यही बात समाज में हो तब, क्योंकि देखिए घर में अगर मामला है, हमारी सोच अलग होती है, समाज में हमारी सोच अलग होती है। घर में हम काम करते हैं त्याग के ऊपर, कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उनको हम अच्छी अच्छी चीजें दे पाए, चाहे हमको मिले या ना मिले। लेकिन सोसाइटी में हम क्या करते हैं? सोसाइटी में हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा चीजें हम अपने पास रख सकें, दूसरे को मिले चाहे ना मिले, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक मेजर डिफरेंस है जिससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि हम फैमिली में अलग सोच रखते हैं और सोसाइटी में अलग सोच रखते हैं। अब हम अपना दायरा थोड़ा बढ़ाते हैं। मान लीजिए सोसाइटी भी तो एक फैमिली ही है, और जैसे घर में पेरेंट्स का एक रोल होता है कि अपने बच्चों की केयर करना, ऐसे ही स्टेट की भी तो ड्यूटी है। क्यों? क्योंकि स्टेट भी दो तरह के होते हैं, एक लेजिस्लेटिव स्टेट होता है, एक वेलफेयर स्टेट होता है। लेजिस्लेटिव स्टेट का काम होता है केवल प्रोटेक्ट करना अपने इंडिविजुअल्स को, अपने सिटीजन्स को।
जबकि वेलफेयर स्टेट में स्टेट की ये भी ड्यूटी होती है कि अपने लोगों के वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए जितने ज्यादा से ज्यादा काम कर सके वो उसको करने होते हैं। ये स्टेट की ड्यूटी। अब स्टेट की ड्यूटी है तो ड्यूटी का मतलब हो गया कि देखिए, एक तो इक्वालिटी भी कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है और ये भी कहा गया कि डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते। लेकिन अभी हमने बच्चे वाला इलस्ट्रेशन देखा, इक्वालिटी भी दो तरीके की होती है और डिस्क्रिमिनेशन भी दो तरीके का होता है। यानी कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जब हम करते हैं तो ये अफर्मेटिव एक्शन ऑफ द स्टेट कहलाता है, जो एक वेलफेयर स्टेट की ड्यूटी होती है उसको करना। अब ये अफर्मेटिव एक्शन क्या होगा? अफर्मेटिव एक्शन का मतलब हो गया कि आपको क्या करना होगा, आपको लोगों को इक्वल करना होगा, जो इक्वल नहीं है उनके बेनिफिट्स के लिए आपको काम करने होंगे। जैसे कि उस घर के पेरेंट्स ने किया, और जो एक प्रूडेंट पर्सन के हिसाब से न्यायपूर्ण भी है कि अगर जो बच्चा बहुत कमजोर है, जिसको ज्यादा जरूरत है, उसको दूध मिलना चाहिए 2 गिलास, सही है। ऐसे ही पूरी सोसाइटी आप ले लीजिए, सोसाइटी में भी अगर हम सबको मान लें तो कुछ ग्रुप ऐसे बच्चे हैं जिनको वाकई में ज्यादा दूध की जरूरत है, मतलब उनको ज्यादा फैसिलिटी मिलने की जरूरत है। जरूरत इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक वो लाइफ जी है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे हमें जनरली कई चीजें पता होती हैं कि कुछ कास्ट के साथ कुछ, क्योंकि देखिए डिस्क्रिमिनेशन किन किन ग्राउंड्स पे हो सकता है। डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन के ग्राउंड पे भी हो सकता है, कास्ट के ग्राउंड पे हो सकता है, रेस के ग्राउंड पे हो सकता है, सेक्स यानी जेंडर के ग्राउंड पे हो सकता है, प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पे हो सकता है, यानी कई ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। हम आरक्षण की बात कर रहे हैं, जो कि कास्ट की अगर हम बात करें तो कई लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है, इसलिए वो किसी पर्टिकुलर कास्ट के रहे हैं। लोअर कास्ट, अपर कास्ट पहले बहुत चला, आपको पता है। लोअर कास्ट के लिए कुछ अलग रूल्स थे, अपर कास्ट के लिए अलग थे। लोअर कास्ट के लिए पानी अलग ही रहता था, उनको बाहर ही रहना है। इवन उनकी शैडो तक नहीं पड़नी चाहिए अपर कास्ट के ऊपर, अगर शैडो भी पड़ गई तो ये माना जाता था कि उनका जो धर्म है वो भ्रष्ट हो गया, या वो उनकी जो प्योरिटी है वो अब नहीं रही। ये सब चीजें तो हमें आइडिया है। आज हम कुछ ऐसी चीजें आपको बताएंगे शायद आपने सुनी भी ना हो, और उससे हो सकता है आपको लगे कि इनजस्टिस कहां तक हुआ है, लिमिट क्या है इनजस्टिस की। कई इलस्ट्रेशन है, जैसे छुआछूत का आपको पता ही है, अनटचबिलिटी का कॉन्सेप्ट चलता था, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन उनका किया जा रहा था, केवल इसलिए कि वो एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं। हम एक ऐसी घटना आपको बताते हैं जो शायद आपने ना सुनी हो कभी। एक केरल में जगह है ट्रावनकोर। ट्रावनकोर में उस समय, ये 18 की बात है, स्टार्टिंग में 1825 के आसपास, ट्रावनकोर के जो राजा थे, कई तरीके के उन्होंने रूल बना रखे थे। अब रूल जो होते थे वो लोअर कास्ट के लिए कुछ अलग होते थे, अपर कास्ट के लिए कुछ अलग होते थे। तो वहां पे एक पर्टिकुलर कास्ट थी जिसके लिए एक बहुत अजीब सा नियम बना हुआ था। नियम ये बना हुआ था कि उस कास्ट की कोई भी महिला अगर घर से बाहर निकलती है तो वो अपने कमर के ऊपर के हिस्से को ढक नहीं सकती। ये एक रूल था जिसको सबको फॉलो करना था। अब इस चीज के लिए उन महिलाओं को किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता था, क्या उनकी मेंटल स्टेटस उस समय रहा होगा, तो वो केवल कल्पना भी हमें नहीं लगता की जा सकती इस बात की, कि किसी को एक अपने शरीर को ढकने का राइट नहीं है। और ये कहा जाता था कि ये चीज अपर कास्ट के लिए टोकन ऑफ रिस्पेक्ट है उनकी तरफ से। चीजें चल रही थी। उसी कास्ट में एक महिला हुई जिसका नाम था नांगली। नांगली ने इस चीज का विरोध किया, और विरोध करने के बाद उसने क्या किया, उसने बाहर निकली तो अपने कमर के ऊपर के हिस्से को भी ढक के निकली कपड़ों से। ये बात जब आगे पता लगी तो ये कहा गया कि ये इस रूल को फॉलो नहीं कर रही है, और अगर कोई इस रूल को फॉलो नहीं करता था तो उसकी कंडीशन ये थी कि उसे एक टैक्स देना पड़ता था, और उस टैक्स को कहा जाता था ब्रेस्ट टैक्स, स्तन कर। कि अगर आपको अपने कमर के ऊपर के पार्ट को ढकना है घर के बाहर निकलते समय तो आपको एक टैक्स देना होगा जो स्तन कर के नाम से जाना जाता है। तो जब ये बात पता लगी तो जो लोग टैक्स वसूलते थे वो उसके घर पे गए और कहा कि आपने ऐसा किया है तो आप टैक्स दो।
नांगली का ये कहना था कि भाई देखो टैक्स तो हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। टैक्स देने को पैसे कहाँ थे, खाने के पैसे नहीं थे इन लोगों के पास उस समय। तो उन्होंने कहा फिर आप ये रूल फॉलो करो। तो उसका ये कहना था कि हम रूल भी फॉलो नहीं कर सकते, हमारी आत्मा गवाही नहीं देती है और हम नहीं चाहते, हमारा शरीर है तो ये हमारा राइट होना चाहिए कि हम इसको कैसे रखेंगे, ढकेंगे या नहीं ढकेंगे क्या। वो लोग नहीं माने, साथ में और भी कई लोगों को लेके गए थे टैक्स लेने के लिए। तो उस समय ये था कि केले के पत्ते पे रख के टैक्स दे दिया जाता था, स्तन कर जो था। ये अपने घर के अंदर चली गई। घर के अंदर जब ये गई है तो सबको यही लगा कि अब आएगी तो अपना टैक्स लेके आएगी, लेकिन जब ये बाहर निकली तो बहुत ही एक अजीब स्थिति थी। इसने क्या किया, इसने अपने शरीर के ऊपर के पार्ट जो स्तन थे, अपने दोनों स्तनों को काट दिया और उसको केले के पत्ते पे रख के इसने जो है, जो लोग टैक्स मांगने आए थे उनको दे दिया। इसका ये स्टेटमेंट था कि टैक्स तो हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि पैसा हमारे पास नहीं है और जो रूल है इसको भी हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो हमारी बॉडी का जो पार्ट इस पूरे डिस्प्यूट की वजह है, हम उस पार्ट को ही अपने पास नहीं रखना चाहते हैं, हम इसको अपनी बॉडी से अलग कर देना चाहते हैं। इसके बाद बहुत ज्यादा ब्लड निकलने से इसकी डेथ होती है। जब डेथ हो गई तो फिर जब इसकी चिता जलाई गई तो इसके जो हस्बैंड थे वो भी इसके साथ उस चिता में जले। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सती प्रथा का जो एक अपोजिट कॉन्सेप्ट है, जिसमें एक पुरुष अपनी वाइफ के साथ जो है वो चिता के साथ जल गया, ये भी एक एग्जाम्पल हमारे सामने आता है। इस घटना का इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा लोगों पे, सब लोग जो है वो उसको एक देवी की तरह पूजने लगे, बाद में मंदिर भी बना। उस राजा ने भी तुरंत उस कास्ट के लिए ये टैक्स खत्म कर दिया था। तो इससे आप आइडिया लगा लो कि पोजीशन क्या रही। तो इनको इस इनजस्टिस से ऊपर तो लाना ही था ना। अब कॉन्स्टिट्यूशन बना और एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया तो सभी को बराबर लेके चलना था। अब देखिए बराबर का मतलब क्या है। मान लीजिए एक पर्सन जो है वो थ्रू आउट कहीं अच्छी जगह पढ़ा है, इंग्लिश में भी पढ़ा है, शुरू से उसको सब पता है, ठीक है, और वो कंपटीशन देने जा रहा है, कोई भी कंपटीशन मान लीजिए। एक पर्सन गांव से बिलोंग करता है, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा कभी जो है वो सोर्सेज मिले ही नहीं है, रिसोर्सेज उसके पास इतने नहीं रहे। हो सकता है कास्ट की वजह से भी उसको पढ़ने का बहुत ज्यादा मौका ना दिया गया हो। अगर बाई चांस वो फीमेल है तब तो और ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि फीमेल को आगे पढ़ने का मौका मिलना पहले बहुत बड़ी बात थी। तो इसके लिए कम से कम नहीं तो स्टेट के सामने एक ये ड्यूटी थी कि इन लोगों को भी मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस की बात करें अगर आर्टिकल 14 के, या हम अफर्मेटिव एक्शन की बात करें, या हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का ये मतलब होता है कि आप बाकी को डिस्क्रिमिनेट कर दो अगर दूसरे को आप अपलिफ्ट कर रहे हैं। एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए डिफरेंट जो डिफरेंशिएट है वो आप नहीं कर सकते, लेकिन किसी को अपलिफ्टमेंट करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 14 में कहा गया है इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली नॉट अनइक्वल्स। जो इक्वल है उनके साथ इक्वली ट्रीट करो, और अगर वो इक्वल नहीं है तो पहले उनको इक्वल लाओ फिर इक्वली ट्रीट करो। ये एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से ये रिजर्वेशन आया, जिससे कि इनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। और एक बहुत अच्छा स्टेप था, बहुत जरूरी था, क्योंकि जिस अनजस्टिस से गुजर चुके थे। और आप ये क्यों माने कि हम कि ये एक सोसाइटी का पार्ट है, हम इसको अगर फैमिली मान लें तो प्रॉब्लम ये नहीं होगी। क्योंकि फैमिली में हम क्या करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि हमारी फैमिली को किसी भी तरीके के दुख नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके की कमी नहीं होनी चाहिए। हमें हो जाए तो कोई बात नहीं, सोसाइटी में हम दूसरा चाहते हैं हमेशा कि सब हमको मिलना चाहिए, दूसरा भूखा मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ये सोच हम रखें तो आरक्षण जो दिया गया है वो बिल्कुल सही दिया गया है। बल्कि थोड़ा सा यहां पे हम और चेंज करेंगे, अगर हमारी माने तो
हम ये नहीं कहते कि रिजर्वेशन जो दिया गया है ये बहुत सही दिया गया है, बल्कि हम ये कहेंगे कि जो अफर्मेटिव एक्शन है स्टेट का ये बहुत जरूरी था, चाहे वो फीमेल्स के लिए हो, चाहे वो पर्टिकुलर कास्ट के लिए हो। जैसे अगर आप बात करो एससी और एसटी के लिए, तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना तभी से ही रिजर्वेशन था। ओबीसी की अगर आप बात करें तो मंडल कमीशन जब आया तो मंडल कमीशन के बाद ओबीसी की जो है वो 27% रिजर्वेशन दिया गया। आज की डेट में अगर हम बात करें रिजर्वेशन दिया कितना गया है, तो हम देखते हैं कि ओबीसी को 27%, एससी को 15%, एसटी को 7.5%, और मोदी जी ने अभी कर दिया जनरल क्लास के लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है उसको 10%। तो ये टोटल 59.5% रिजर्वेशन हमारे यहाँ दिया जाता है। ठीक, अब हम इस पे कुछ आगे डिस्कस करते हैं, जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कुछ टेक्निकल हैं जिससे कुछ चीजें निकल के आएंगी। अभी देखिए, अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन के अपने इस टॉपिक के, आरक्षण क्यों, जितनी चीजें हमने डिस्कस की हैं वही चीजें आपको मिलेंगी, क्योंकि अगर इस पे कोई ऐसे आता है आपको आंसर लिखना है तो ये चीजें आपकी हेल्प करेंगी। The age-old caste system of India is responsible for the origination of the reservation system in the country. In simple terms, it is about facilitating access to seats in the government jobs, 16, educational institutions, Article 15, and even legislature to certain sections of the population, 330, 332, ये सब चीजें। These sections have faced historical injustice due to their caste identity. क्यों? क्योंकि इन लोगों ने एक अपनी केवल कास्ट की वजह से बहुत ज्यादा इंजस्टिस झेला है। एज अ कोटा बेस्ड अफर्मेटिव एक्शन, द रिजर्वेशन कैन आल्सो बी सीन एज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। इसलिए ये जो अफर्मेटिव एक्शन है, रिजर्वेशन को हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी मान सकते हैं। अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो विलियम हंटर और ज्योतिराव फुले ने 1882 में एक आइडिया दिया था कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का। इसके बाद कम्युनल अवार्ड आया 1933 में, मैकडोनाल्ड ने इसको प्रेजेंट किया। इसके बाद इसमें क्या किया था, सेपरेट इलेक्टेटर्स कर दिए गए थे कुछ जगह। पूना पैक्ट आपको पता है, अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। पूना पैक्ट भी रिजर्वेशन को लेके था। स्टार्टिंग में एससी और एसटी को, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ, इनको रिजर्वेशन मिल गया था। ओबीसी को मिला मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद। मंडल कमीशन ने 27% रिजर्वेशन वीपी सिंह ने 1991 में ओबीसी को देना स्टार्ट किया। अब हम बात करें कि वाई रिजर्वेशन नीडेड, रिजर्वेशन की क्यों जरूरत है, तो इलस्ट्रेशन आप मेरा ध्यान रखिएगा, बाकी चीजें देखिए। टू करेक्ट द हिस्टोरिकल इनजस्टिस फेस्ड बाय बैकवर्ड कास्ट इन द कंट्री, जो इनजस्टिस था उसको करेक्ट करने के लिए। टू प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड, कि भाई एक लेवल मिलाओ ना, लेवल प्लेइंग फील्ड दो बैकवर्ड सेक्शन को, उनको जिनको रिसोर्सेज मिले ही नहीं है बिल्कुल। जैसे आप देखेंगे किसी को कहा जाता है कि 28 तक ही आप ये पर्टिकुलर एग्जाम दे सकते हो, और किसी कास्ट के लिए कहा गया कि आपके लिए 35 तक आप दे सकते हो, ठीक है, या और ज्यादा दे सकते हो। वजह यह है कि पहले उनको आप इक्वल करिए। उनके लिए तो 35 तक देना भी बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि उनको कभी रिसोर्सेज ही नहीं मिले, उनको पता ही नहीं है कुछ। दूसरा एक पर्टिकुलर लोग हैं जिन्हें सब पता है, उनको ऐसे रिसोर्सेज मिले हैं, इसलिए। To ensure adequate representation of backward class in the service under the state, आर्टिकल 16 में भी ये कहा गया है कि जिनको अभी तक कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है उनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए स्टेट सर्विसेज में। फॉर एडवांसमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास के एडवांसमेंट के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। टू इंश्योर इक्वालिटी एज बेसिस ऑफ मेरिटोक्रेसी, मेरिट के हिसाब से उसकी इक्वालिटी को करना, क्योंकि पहले आप बराबर लेके आओ फिर उनकी मेरिट डिसाइड करो। अब देखिए कुछ चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है जो आप पहले देख चुके हैं, अब हमने इसको वर्ड लिए हैं, इससे कॉन्सेप्ट समझिए आप कि रिजर्वेशन क्यों नहीं जरूरी है। देखिए इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो इक्वालिटी दो तरीके की होती है। क्यों? क्योंकि जब भी किसी को रिजर्वेशन मिलता है दूसरा लगता है मेरे आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है। इक्वालिटी पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, नेगेटिव मतलब जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ का कॉन्सेप्ट है, ठीक।
डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन भी दो तरीके का हो सकता है, एक एक्सप्लॉइटेटिव होता है, एक प्रोटेक्टिव होता है। अगर आप किसी के साथ एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं तो वो डिस्क्रिमिनेशन गलत है, लेकिन अगर प्रोटेक्टिव कर रहे हैं, आप कुछ अच्छा करने के लिए डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो वो ठीक है। स्टेट भी दो तरह के होते हैं, एक पुलिस स्टेट, एक वेलफेयर स्टेट। पुलिस स्टेट का काम होता है केवल प्रोटेक्ट करना, वेलफेयर का स्टेट का काम होता है लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना, सभी के लिए, ठीक। अब वेलफेयर स्टेट की एक ड्यूटी होती है कि वो अफर्मेटिव एक्शन लेके आए, अफर्मेटिव एक्शन टू प्रोवाइड द बेनिफिशियल प्लान्स एंड स्कीम्स टू द सोसाइटी। अब यहां एक चीज ध्यान रखिएगा, अफर्मेटिव एक्शन भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक प्रेफरेंस देके भी अफर्मेटिव एक्शन हो सकता है और एक रिजर्वेशन देके भी हो सकता है। अब यहां से हमारा डिस्कशन थोड़ा सा चेंज होगा। अब जरा थोड़ा ध्यान से और बिल्कुल न्यूट्रल होकर चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब है आपको कुछ बेनिफिट देना है, और ये बेनिफिट दो तरीके से दिया जा सकता है, एक प्रेफरेंस देके और एक रिजर्वेशन देके, ठीक। अंतर समझिए जरा। प्रेफरेंस का मतलब है कि हम किसी को प्रेफर करेंगे, रिजर्वेशन का मतलब होता है कोटा सिस्टम, कि हम किसी के लिए कुछ सीटें रिजर्व कर देंगे पर्टिकुलर। दोनों में अंतर है, अमेरिका में प्रेफरेंस दिया जाता है ना कि रिजर्वेशन, है अफर्मेटिव एक्शन ही, दोनों अफर्मेटिव एक्शन है। लेकिन प्रेफरेंस का क्या मतलब होता है, आप सही गलत आप अपने हिसाब से निकालिएगा। प्रेफरेंस का मतलब होता है कि हम इनको प्रेफरेंस दे देंगे। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, हमने कहा कि जो भी देखिए SC, ST, OBC और फीमेल और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इन्हीं लोगों को तो हम रिजर्वेशन देते हैं। तो प्रेफरेंस का मतलब हो गया कि इन लोगों को हम प्रेफरेंस देंगे। अभी हम रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम इनको क्या देंगे, प्रेफरेंस देंगे। प्रेफरेंस का मतलब क्या हुआ, हमने कहा ST कैंडिडेट के जितने भी मार्क्स आएंगे उसमें 15 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे उसको। ST के जितने भी मार्क्स आएंगे, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसको 20 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। फीमेल को 10% मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे मेल से। ऐसे ही इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी मान लीजिए 10% मार्क्स जो है वो एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ये है प्रेफरेंस। होगा क्या कि कोई भी, चाहे वो एडमिशन हो चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, अब मान लीजिए SC को 15 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाने हैं, ठीक, कंपटीशन हो गया। अब मान लीजिए SC के नंबर आए हैं 80, 15 उसको हम और दे देंगे, उसके नंबर कितने हो जाएंगे, 95 हो जाएंगे। अब देखेंगे कि 95 मार्क्स के साथ क्या वो मेरिट में आता है या नहीं आता है। अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, उसको हम 15 मार्क्स का प्रेफरेंस दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं, क्योंकि उसको पहले एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, उसके पास रिसोर्सेस नहीं थे सही। ये स्टेट का एक अफर्मेटिव एक्शन है कि हम उसके कुछ प्रेफरेंस देके उसकी भलाई के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। ये हुआ प्रेफरेंस। अब मान लीजिए कोई SC कैटेगरी की अगर वो फीमेल है तो SC का 15 मार्क्स हो गया और 10 मार्क्स हो गया फीमेल होने का, तो उसको 25 मार्क्स मिल जाएगा। अगर वो फीमेल भी है और SC कैटेगरी की भी है तो जितना भी उसका मार्क्स आएगा उस पर 25 मार्क्स और ऐड कर दिया जाएगा, तब काउंट किया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है प्रेफरेंस का। रिजर्वेशन में क्या होता है, रिजर्वेशन में ये होता है कि एक कोटा डिसाइड कर दिया जाता है कि इतनी सीटें जो है वो इसी कास्ट के लिए होंगी। जैसे 27% OBC की, SC की 15, ST की 7.5, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की 10%, और ऐसे ही फीमेल्स का उनमें एक रहता है। ये एक चीज हो गई। हमारे यहाँ क्या किया गया, प्रेफरेंस नहीं दिया गया, हमारे यहाँ दिया गया रिजर्वेशन। यहीं से थोड़ी सी हमारे हिसाब से देखिए, अगर देखिए आपका अपना हिसाब हो सकता है कि कुछ गलती हो गई, क्योंकि अगर रिजर्वेशन ना देके हम प्रेफरेंस दे दिए होते तो कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं आती, उनको भी बेनिफिट मिलता। और एक वर्ड जो आर्टिकल 335 में दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, वो भी कभी नहीं होती। क्योंकि ये देखिए, जब आप किसी को प्रेफर कर रहे हैं तो उसको पता है कि कम से कम इतना मार्क्स तो हमें लाना ही लाना है, तभी हमको 15 मिलेगा। अब मान लो अगर हम केवल 10 ही लेके आए और 10 के बाद 15 हमें प्रेफरेंस का मिल गया तो मेरे तो 25 ही है, हमें तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन अगर सीट रिजर्व है तो चाहे हम 0 नंबर लेके आए, हमें तो वो सीट मिलेगी ही मिलेगी। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी थी ये और अच्छी हो सकती है अगर ये रिजर्वेशन न देके प्रेफरेंस दिया गया होता, जैसा कि अमेरिका में दिया जाता है।
नहीं दिया गया वो एक अलग की चीज है, जो मतलब मेरा एक पर्टिकुलर मानना है। तो सब कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरा मानना होगा, आप उससे एग्री भी कर सकते हैं और एग्री नहीं भी कर सकते हैं। अब रिजर्वेशन की हम बात करते हैं, प्रेफरेंस तो नहीं दिया गया ना, कोई बात नहीं, हमें लगता था प्रेफरेंस देते ज्यादा अच्छा होता, लेकिन इन्होंने प्रेफरेंस दे दिया, इन्होंने दिया रिजर्वेशन कि जैसे एसटी की इन्होंने कह दिया कि इतनी सीटें आपकी रिजर्व हैं, आपका कितना भी मार्क्स आए कि जितने भी एसटी कैंडिडेट हैं चाहे वो 0 आए, इतनी अगर उनकी सीटें रिजर्व है तो वो एसटी से ही भरी जाएंगी। चलिए यहां तक बात सही हो गई। अब जो रिजर्वेशन है ये भी दो तरीके से दिया जाता है, एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। इसको समझिए जरा। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में ये होता है कि जैसे अभी रिजर्वेशन कैसा चल रहा है, ओबीसी 27, एससी 15, एसटी 7.5, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 10%, ये वर्टिकल ऐसे दे दिया जाता है। मान लीजिए 100 सीटें आई तो 100 सीटों में से 27 ओबीसी की हो गई, एससी की 15, एसटी की 8, 7.5 आधा आधा थोड़ी ना किया जाएगा, 8 हो गई, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की 10 हो गई, लगभग 60, लगभग क्या 60 सीटें ये हो गई, 40 किसकी बची, वो कहलाती है अनरिजर्व्ड। अब मान लीजिए एग्जाम हुआ, अब वर्टिकल में होता है कि आप वर्टिकल ऊपर नीचे कर सकते हैं, वर्टिकल का मतलब होता है कि कोई नीचे का बंदा ऊपर जा सकता है, कैसे जाता है टेक्निकलिटी समझिए, ये भी एक मेरे हिसाब से कमी है, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है कि जैसे 40 सीटें अनरिजर्व हैं, बाकी सबकी हैं, अब जो अनरिजर्व सीट है, ठीक, वो है 40 मान लीजिए। अब कोई भी एससी एसटी या ओबीसी या इकोनॉमिक भी, मान लीजिए हम एससी एसटी ओबीसी की अगर बात कर ले, ये एससी एसटी ओबीसी का कोई कैंडिडेट अगर ज्यादा मार्क्स ले आया तो उसका सिलेक्शन कहां होगा, अनरिजर्व में होगा। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल रिजर्वेशन है, वो अपने को और ऊपर ले जा सकता है वर्टिकल में। वर्टिकल में जब ऊपर ले जा सकता है तो मान लीजिए पूरी 40 में से 10 सीटें भर गई एससी एसटी और ओबीसी, जिनका ज्यादा मार्क्स आया वो जनरल में चलेगा। अब बाकी जो एससी एसटी ओबीसी की जो रिजर्व सीटें हैं वो उन्हीं से भरी जाएंगी और नीचे से कैंडिडेट आके उनको भर देंगे। एक चीज बालाजी के केस में, इंदिरा साहनी के केस में, मंडल कमीशन में सबने ये कहा था कि रिजर्वेशन किसी भी कीमत पे 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनरल रूल क्या है, इक्वालिटी, रिजर्वेशन उसका एक एक्सेप्शन है और कभी भी एक्सेप्शन जनरल रूल से बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या है, 60% रिजर्वेशन है। एक चीज हॉरिजेंटल अब क्या होता है, अब ये तो वर्टिकल हो गया। अब इन वर्टिकल में फॉर एग्जांपल मान लो ओबीसी की 27% सीटें रिजर्व हैं, अब 27 में से कुछ सीटें फीमेल को दे दी जाएंगी। मान लो हमने फॉर एग्जांपल ले लिया कि 27 में से 5 सीटें जो है ओबीसी की वो फीमेल के लिए हैं। अब मान लीजिए ओबीसी की कोई फीमेल सिलेक्ट हो गई अनरिजर्व में, यानी जो 40 हमारी सीटें बची थी अनरिजर्व की, उसमें ओबीसी की फीमेल अगर सिलेक्ट हो गई तो ऊपर क्या होगा, उसमें चली गई। अब ओबीसी की जो 27 सीट्स होंगी, ठीक है, इसमें महिलाएं 6 नहीं आ सकती, मतलब जो फीमेल्स हैं जिनकी 5 सीटें रिजर्व हैं, चाहे वो अनरिजर्व में भी सिलेक्शन ले जाके टोटल 5 ही रहेंगी। यानी जो महिलाओं का रिजर्वेशन है ये हॉरिजेंटल होता है, मतलब चाहे महिला हो चाहे वो हैंडीकैप्ड हो, इन लोगों को जो दिया जाता है, डिसेबल पर्सन जो होते हैं, ये इसीलिए कहा जाता है कि आप हॉरिजेंटल इधर उधर तो दौड़ सकते हो, आप अपने ग्रुप को क्रॉस नहीं कर सकते हो, मतलब आप ऊपर जाके सिलेक्शन ले भी लो तब भी आपकी काउंट होगी उन्हीं 5 में। जबकि एससी एसटी और ओबीसी के साथ ऐसा नहीं है, अगर आप अनरिजर्व में जाके ले लेते हैं तो नीचे फिर कोई दूसरा बंदा आके उन सीटों को भरेगा, वो कितनी भी बढ़ जाए। हॉरिजॉन्टल में ये नहीं है फीमेल के साथ, ठीक, एक ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, आगे डिस्कस करते हैं। ये पूरा एक कॉन्सेप्ट हो गया हमारा, ठीक है। देखिए दिया गया अफर्मेटिव एक्शन देना बहुत जरूरी था, अगर हम सजेशंस की बात करें, कंक्लूड करें जाके अपनी बात को, कि नो डाउट अफर्मेटिव एक्शन बहुत 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 जरूरी था, इस पर कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर वोट बैंक को ना करके ये प्रेफरेंस दिया जाता, चाहे हमने एग्जाम्पल में 20 लिया, आप 50% प्रेफरेंस देते उनको कि 50 मार्क्स हम एसटी को अलग से देंगे, लेकिन उनको मेहनत करके उस समय फिर ये तो करना होता है कि चलो भाई 20 तुम लेके आए तभी तो 50 मिलेगा। प्रेफरेंस देते, रिजर्वेशन ना देते तो ज्यादा अच्छा होता। एक चीज
वो हो गई प्रेफरेंस हमारी। और प्रेफरेंस देने से फायदा क्या होता, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की आर्टिकल बात करता है 335, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी हमारी अच्छी रहती। क्योंकि देखिए अगर कोई 0 नंबर लाके 5 नंबर लाके कहीं पे सिलेक्ट हो रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी जो है वो वायलेट नहीं हो। इसमें फायदा हो सकता है हमारा आपका, इसलिए हम कह सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर हम एज अ प्रूडेंट पर्सन बात करेंगे तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी वो नहीं बन पाएगी। तो अगर रिजर्वेशन जगह पे प्रेफरेंस दिया जाता बहुत अच्छा होता, या आज अगर ये रिजर्वेशन जब प्रेफरेंस दिया जाने लगे तो हो सकता है ये बहुत अच्छा स्टेप एक हो सकता है। दूसरी बात, क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर क्या होता है कि भाई वही पहुंचो अपने पहले वाले एग्जाम्पल में, 2 बच्चे थे, 2 बच्चों में से एक कमजोर था, हमने उसको दोनों गिलास दूध दे दिया, तो ठीक ठाक था, उस बेचारे का दूध हमने बंद कर दिया। कुछ दिन बाद वो बच्चा सही हो गया, जो ठीक था उससे भी ज्यादा हेल्दी हो गया। तो अब कायदा कहता है जब भाई आप हेल्दी हो गए हो तो दूसरा है दूध फिर उसका 1 गिलास स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि अगर अब वो हेल्दी हो गया है और अभी भी दोनों गिलास दूध उसी को मिल रहा है तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन है और गलत है मेरे हिसाब से, एक प्रूडेंट पर्सन के हिसाब से। यही कॉन्सेप्ट है क्रीमी लेयर का, कि एक पर्टिकुलर क्लास में से जो लोग क्रीम है जिनके पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं उनको आप अलग कर लो, जिससे कि उसी क्लास के बाकी लोगों को उसका बेनिफिट मिल जाए। जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर लागू है तो ओबीसी की जो क्रीम है उसको अलग कर दिया जाता है, उसको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, बाकी लोगों को मिलता है। तो ओबीसी में अगर क्रीमी लेयर लागू है तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? केवल ओबीसी को, बाकी लोग को नहीं, क्योंकि उनके तो 27% रहेगा ही रहेगा। तो उनकी क्रीम हट जाएगी तो उन्हीं के भाइयों को मिलेगा ना, अगर हम ओबीसी की ही बात करें। तो क्रीमी लेयर जैसे ओबीसी में एप्लीकेबल है, एससी एसटी में नहीं है। मेरा ये मानना है कि जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है वो एससी और एसटी में भी होना चाहिए। जैसे अगर कोई एससी एसटी में है और अगर उसके फादर आईएएस ऑफिसर है तो उसके बेटे को हमें नहीं लगता कि रिजर्वेशन की जरूरत है, क्योंकि उसे रिसोर्सेज अच्छे मिल रहे हैं। और जिनको रिसोर्सेज नहीं मिले थे, जिनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला था, उन्हीं को तो ये सब चीजें दी गई हैं। तो क्रीमी लेयर एससी एसटी में होनी चाहिए मेरे हिसाब से। वर्टिकल अगर हम बात करें, वर्टिकल रिजर्वेशन देखिए ये भी एक बहुत ही टेक्निकल और एक सीधा सीधा डिस्क्रिमिनेशन है। हमें एक चीज ये नहीं समझ में आती है कि जब एससी एसटी ओबीसी को आप वर्टिकल देते हो, यानी कि एससी एसटी या ओबीसी का कोई कैंडिडेट अगर रिजल्ट में ले लिया जाके सिलेक्शन, तो बाकी जो सीटें हैं वो दूसरे कैंडिडेट से भर दी जाएंगी। फीमेल के साथ आप ऐसा क्यों नहीं करते? फीमेल ने अगर अनरिजर्व में जाके ले लिया है, ओबीसी की मान लो है या एसटी का है एग्जाम्पल के लिए, तो उसमें भी उनको जो है 5 से ज्यादा हो सकते हैं ना, फिर वो उनकी 5 ही रहेंगी। मतलब जो फीमेल का रिजर्वेशन है वो उतना ही रहेगा जितना है, चाहे वो अनरिजर्व में भी लेके जाए। तो मेरे मतलब हमको ये लगता है कि जो ये वर्टिकल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको एक बार सोचना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जैसे मान लीजिए अगर किसी को रिजर्वेशन की जरूरत है, उसको लगता है कि ये चीजें जो है वो हमें मिलनी चाहिए, तो आप फॉर्म भरते समय ही जो है वो क्लियर कर दो कि देखिए अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हो, आप बेनिफिट ले रहे हो, तो फिर आपको वहीं रहना चाहिए, ऐसा रूल होना चाहिए कि फिर उसको अनरिजर्व में जाके सिलेक्शन नहीं मिलना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप जो है वो रिजर्वेशन नहीं लोगे, आप पे कैपेसिटी है और आप फ्री जो है वो अपना कंपटीशन करना चाहते हो, तो रिजर्वेशन मत लो, उसके बाद आप अपना कंपटीशन करो, आप रिजल्ट में अगर आते हो सिलेक्ट हो, वो तो आपके लिए है ही। तो हमें ये लगता है कि जो वर्टिकल का कॉन्सेप्ट है इसमें भी थोड़ा सा किया जा सकता है। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि राइट टू इक्वलिटी एक जनरल रूल है और रिजर्वेशन उसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब ही होता है कि उसका अपवाद, कि माइन्यूट सी चीजें हैं। तो अब हमारे यहाँ क्या पोजीशन हो गई है कि जनरल रूल छोटा सा रह गया, एक्सेप्शन बहुत बड़ा हो गया, यानी कायदे में रिजर्वेशन अब जनरल रूल लगता है और जो इक्वालिटी है वो एक एक्सेप्शन हो गया, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो। ऐसा भी नहीं है कि जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है वो केवल हमारे यहाँ दिया गया है और कहीं नहीं है। अमेरिका में भी अफर्मेटिव एक्शन का बात की गई है, लेकिन वो प्रेफरेंस के थ्रू दिया जाता है। कुछ स्टेट ऐसे हैं, कंट्री ऐसे हैं जिनमें प्रेफरेंस दिया जाता है, रिजर्वेशन भी दिया जाता है, जैसे स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, आपका इधर चाइना हो गया, जापान हो गया, कई कंट्री हैं जिनमें रिजर्वेशन दिया जाता है, लेकिन वो बहुत कम है। एक्सेप्शन एक्सेप्शन की तरह है, किसी को 2%, कहीं पे 4%। ये हमारे यहाँ लड़ाई है कि 60% तो अभी हो गया है, कई कई स्टेट और ज्यादा देते हैं। तो ये एक डिस्कशन है जो हमें समझ में आया कि ये चीजें अगर ऐसे हो जाती ज्यादा सही रहता। इसमें वही कॉन्सेप्ट है,
इस लेक्चर को अगर आपने आर्टिकल 14, 15, 16 मेरा देखा होगा तो बहुत मजा आएगा आपको समझ में, और अगर आपने नहीं देखा है तो इस लेक्चर के बाद आप पहले वो देख लीजिए, फिर एक बार इसको देखिए तो शायद आपको और अच्छा क्लियर हो। बाकी मेरे जिस पॉइंट पे या तो वो पॉइंट्स कहीं से लग रहा हो कि फैक्ट उसका जो है वो गलत है, तो वैसे कोशिश हमने की है कि कोई गलत फैक्ट ना आए, तो आपका स्वागत है, मैं आपका वेलकम करता हूं कि आप मुझे वो बताइए तो उस फैक्ट को मैं सही करूं। और मेरे किसी भी सजेशन से, किसी लॉजिक से अगर जहां पे आपको लगता हो कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, तो अगर आप मुझे ये बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चाहे आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं। बाकी अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट।